इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती थी। फिनाले एपिसोड में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज हुई है। बहुत कुछ है बताने को। आई नो मैं काफी लेट हो चुका हूँ, लेकिन अब जो शुरू किया था उसे तो खत्म करना ही है। तो चलो चलते हैं डायरेक्ट एपिसोड पर। एपिसोड की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि डेरी शहर दिल्ली बन चुका है। डेरी में हर जगह फॉग फैलता जा रहा है। पता नहीं एक्यूआई का हाल क्या ही होगा। दिल्ली तो ऐसे ही बदनाम है, असली फॉग तो डेरी में हो रहा है। लोग इधर उधर भाग रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस फॉग की वजह से पेड़ पौधे मुरझा रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल फॉग है। यहाँ एक लेडी दिखती है जो क्रीपी स्माइल कर रही है। शायद ये इसी फॉग की वजह से ऐसे स्माइल कर रही है। लेडी के पीछे हम रेड बलून को देख सकते हैं, जो ऑफ कोर्स शो कर रहा है कि इन सब के पीछे पेनीवाइज है, यानी कि इट एंटिटी। नेक्स्ट सीन में पेनीवाइज सीधा डेरी हाई स्कूल जाता है और प्रिंसिपल डैनलवी की आवाज में अनाउंसमेंट करते हुए सिर्फ छोटे बच्चों को ऑडिटोरियम में बुलाता है और सीनियर स्टूडेंट्स को स्कूल से जाने को कहता है। रीजन सिंपल है, पेनीवाइज छोटे बच्चों को टारगेट करता है क्योंकि उनको डराना आसान होता है। बच्चे ऑडिटोरियम के अंदर आते हैं। ये पेटी केक्स लड़कियां अभी भी मरे हुए बच्चों पर जोक्स क्रैक कर रहे हैं। अचानक से प्रिंसिपल की बॉडी स्टेज पर पपेट की तरह खड़ी होती है और प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन को। पेनीवाइज प्रिंसिपल का सर उखाड़ देता है। प्रिंसिपल की बॉडी स्टूडेंट्स के पास गिरती है। सारे स्टूडेंट्स डर के मारे दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक है। फिर पेनीवाइज अपना सिग्नेचर डांस करता है और एक गाना सुनाकर सबको अपनी डेडलाइट्स दिखाता है, जो उसका असल इंटरडायमेंशनल फॉर्म है। सारे बच्चे अब कैटाटोनिक स्टेट में हैं। वो लेविटेट करने लगते हैं। पेनीवाइज बॉब ग्रे की कार्निवल वैगन में बैठकर ट्यूबा बजाते हुए डेरी की बाउंड्री से बाहर जाने लगता है और सारे डेडलाइट्स हो चुके बच्चे उसके पीछे फ्लोट कर रहे होते हैं। ये सीन लिटरली रेफरेंस है पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन स्टोरी से। इसी बीच लिली, मार्ज और रोनी टावर पर होते हैं। इनको भी टाउन में फॉग दिखने लगता है और दीवार पर बहुत सारे बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स दिखते हैं, मतलब स्कूल स्टूडेंट्स के। यही पता लगाने के लिए तीनों स्कूल जाते हैं, जहाँ उन्हें प्रिंसिपल की बॉडी दिखती है और स्कूल के सभी बच्चे पेनीवाइज लेकर जा चुका है। विल का मिसिंग पोस्टर देखकर इन्हें रियलाइज होता है कि पेनीवाइज विल को भी लेकर चला गया है। इन्हें यहाँ रोड पर खून के निशान दिखते हैं, जिसको इन्हें फॉलो करना होगा ताकि विल को बचा सके। मार्ज गुस्से में कहती है कि उस क्लाउन को वो जान से मार डालेगी। ये एग्जैक्ट डायलॉग इट मूवीज में रिचर्ड टोजियर ने भी बोला था, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। ये तीनों एक साइकिल में बैठकर इन निशानों को फॉलो करने लगते हैं, मगर इनका बैलेंस नहीं बनता, जबकि ये तीनों टावर से स्कूल तक इसी साइकिल में आए थे। आई थिंक ये साइकिल में बैलेंस न कर पाना पेनीवाइज का ही सुपर नेचुरल इफेक्ट है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी उसके आसपास आए, इसीलिए उसने ये फॉग भी फैलाया है। तभी मार्ज की नजर मिल्क ट्रक पर पड़ती है, जिसके ड्राइवर को पेनीवाइज मार चुका है। तो अब मार्ज ट्रक ड्राइव करती है। उसके अंकल ट्रक ड्राइवर थे, तो उसको पता है कि ट्रक को कैसे ड्राइव करना है, जिसका मतलब अब ये तीनों ट्रक पे पेनीवाइज का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ हेलन को पेनीवाइज का कॉल आता है और पेनीवाइज उससे कहता है कि वो विल को खा जाएगा। यहाँ पेनीवाइज बोलता है द डार्क मीट टेस्ट ट्वाइस एज स्वीट। हेलन कहता है कि मेरे बेटे से दूर ही रहना। हेलन परेशान होकर हैलोरन को ढूंढता है। हैलोरन ने अपने आप को रूम में लॉक कर रखा है शराब के नशे में, और उसे अभी भी भूत दिख रहे हैं जो लगातार बोलते ही जा रहे हैं। ये सब अब उसके कंट्रोल से बाहर निकलता जा रहा है। वो खुद को खत्म करने के लिए गन फायर करने वाला होता है, लेकिन हेलन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। हेलन उसे बताता है कि पेनीवाइज विल को ले गया है। हेलन उसे भीख मांगता है कि वो अपनी साइनिंग एबिलिटी का यूज करके विल को लोकेट करे। दूसरी तरफ पेनीवाइज का फैलाया फॉग डेरी की बाउंड्री से बाहर निकलने लगता है और नदी का पानी जम जाता है। ये सब फ्रांसिस रडार सिस्टम में देख रहा होता है। तभी फुलर फ्रांसिस को बताता है कि हेलन हैलोरन के साथ एयरबेस से गायब हो चुका है। ये सुन फ्रांसिस समझ जाता है कि ये दोनों जरूर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हेलन हैलोरन को रोज के घर ले जाता है, जहाँ टैनियल, शार्लेट और हैंक ऑलरेडी होते हैं। रोज एक प्लान सजेस्ट करती है। हैलोरन को अपनी साइनिंग एबिलिटी से वही वेपन ढूंढना होगा। वो वेपन उस मीटोराइट का एक टूटा हुआ टुकड़ा है, जिसमें इट एंटिटी को कैद किया गया था। हमें उस वेपन को डेडवुड ट्री के पास दफन करना होगा। डेडवुड ट्री वो लास्ट पॉइंट है जहाँ वेपन की एनर्जी बाकी पिलर से कनेक्ट हो सकती है। अगर पेनीवाइज ने डेडवुड ट्री पार कर लिया तो फिर उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तब उसे वो कैद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डेरी की बाउंड्रीज को पार कर चुका होगा। हैलोरन कहता है कि उसे भूत दिख रहे हैं, आवाजें सुनाई दे रही हैं। वो इतनी एक्यूरेसी के साथ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। तब रोज उसे मेटोरिन रूट का सॉल्यूशन पिलाती है। ये सॉल्यूशन हैलोरन को उस जगह से कनेक्ट करवाएगा जहाँ से इट एंटिटी आया है। वो कहती है कि उस दुनिया में हर चीज बुरी नहीं है, जो ऑफ कोर्स सटल हिंट है मेटोरिन द कॉस्मिक टर्टल को, क्योंकि वो कॉस्मिक टर्टल बुरा नहीं है। तभी इस सॉल्यूशन का असर होने लगता है और रोज उसे कुछ कहती है जो फिलहाल मैं डिकोड नहीं कर पाया, क्योंकि ना बोला हुआ समझ आ रहा था और ना ही सबटाइटल्स थे। हैलोरन वेपन से कनेक्ट कर लेता है और उसे रियलाइज होता है कि तीनों लड़कियां वेपन लेकर नदी की तरफ जा रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रक की टक्कर सीधा पेड़ से होती है और वेपन ट्रक से बाहर गिर जाता है। लिली वेपन ना मिलने पर पैनिक करने लगती है और जब लिली को
वेपन मिलता है तो वो उसे किसी को छूने नहीं देती। दूसरी तरफ रोज कहती है कि सब वैन में बैठो, हैलोरन हमें वेपन की लोकेशन बताएगा। हैंक एक बढ़िया सवाल पूछता है कि अगर वेपन्स में पावर्स हैं तो तीनों बच्चे सेफ क्यों नहीं है। रोज समझाती है कि वो वेपन उस म्यूटेराइड का हिस्सा है जिसमें से पेनीवाइज डेयरी पर गिरकर आजाद हो गया था और अब वो जगह नीबोल्ट हाउस के नीचे है। वो वेपन बस नीबोल्ट हाउस के नीचे अपने म्यूटेराइड के पास जाना चाहता है। मतलब वेपन नीबोल्ट हाउस से जितना दूर रहेगा उतना ही तुम्हारे दिमाग को डैमेज करेगा। वेपन तुम्हें धीरे धीरे पागल करता जाता है और नीबोल्ट हाउस से दूर जाने पर तुम्हें अपनी पूरी ताकत से रोकने लगता है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि ये वेपन लिली के साथ कुछ तो कर रहा है और वो हमें अब बता दिया गया है और इसी से पता चलता है कि रोज ने इतने सालों से उस वेपन को लॉक करके क्यों रखा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वेपन को पास रखेगी तो एक दिन पागल हो जाएगी। हम देखते हैं कि लिली अब पगलाने लगती है। वो मार्ज और रोनी को गलत सलत बोलती है। मार्ज और रोनी को भी समझ आने लगता है कि ये वेपन की वजह से हो रहा है। इसी वजह से तीनों के बीच फाइट होती है, लेकिन रोनी लिली को संभालती है, उसे समझाती है। तब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वेपन को बारी बारी अपने पास रखेंगे, जिससे किसी के भी पास ये वेपन ज्यादा देर नहीं रहेगा। ये सीन बिल्कुल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की याद दिलाता है। अगर मूवी देखी है तो रेफरेंस समझ जाओगे। हम देखते हैं कि मार्ज के हाथों में वेपन ग्लो करने लगता है, मतलब पेनीवाइज काफी करीब है। तब इन तीनों की नजर पड़ती है जमी हुई नदी पर, जहाँ पेनीवाइज अपनी वैगन में बैठा डेयरी शहर को पार कर रहा है। मतलब वो उस डेडवुड ट्री को पार करने जा रहा है और उसके पीछे बच्चे लेविटेट कर रहे हैं, हवा में फ्लोट कर रहे हैं। तो मिस्टर पेनीवाइज अपना बिस्तर बांधकर बहुत सारा खाना लेकर डेयरी से निकल रहे हैं। शायद पेनीवाइज को पता नहीं है कि डेयरी के बाहर भी उसे बहुत सारा खाना मिल सकता है। अब क्या कर सकते हैं, उसने डेयरी शहर में एक कुएं के मेंढक की तरह जो जिंदगी बिताई है, उसे फिलहाल इतना ही पता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। खैर वैन में हैलोरन, जो अभी भी मैटोरिन रूट के असर में है, वो बताता है कि बच्चे नदी के ऊपर हैं और पेनीवाइज के पास जा रहे हैं। रोज कहती है ऐसे तो पेनीवाइज डेडवुड ट्री को पार कर लेगा और आजाद हो जाएगा। हेलन हैलोरन से कहता है कि पेनीवाइज के माइंड में एंटर करने की कोशिश करो, जैसा तुमने हेलीकॉप्टर में किया था। इससे कुछ देर के लिए पेनीवाइज स्लो हो जाएगा। दूसरी तरफ तीनों लड़कियां विल को हवा में फ्लोट होते देखती हैं और तभी अपनी वैगन से निकलकर पेनीवाइज इनके सामने आता है और इनको खाने के लिए आगे बढ़ता है। रोनी वेपन सामने करती है, जिसे देख पेनीवाइज फिर से पीछे भाग जाता है और इनको ट्रिक करने के लिए इधर उधर भागता है और अचानक से फॉग का यूज करके मार्ज को खींचकर अकेले में ले जाता है। फॉग इतना ज्यादा है कि पता ही नहीं चलता कि कौन कहाँ है। एंड अब यहाँ से आगे जो भी हुआ है वो एक टॉप टियर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था। यहाँ पर मेजर ट्विस्ट आता है। पेनीवाइज मार्ज को मार्गरेट टोजियर कहता है, जबकि मार्ज का फुल नेम मार्गरेट ट्रूमन है। मार्ज को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि वो अभी तक मार्गरेट टोजियर नहीं बनी है। पेनीवाइज रिवील करता है कि मार्ज का फ्यूचर में रिची टोजियर नाम का बेटा होगा। वो 8 मूवीज से रिची टोजियर का मिसिंग पोस्टर भी दिखाता है, जिससे ये थ्योरी सही साबित होती है कि मार्ज अपने बेटे का नाम रिच की याद में रिची रखेगी। पेनीवाइज बताता है कि रिची टोजियर और उसके दोस्त पेनीवाइज की मौत का कारण बनेंगे। इसके बाद वो एक और बॉम्ब फोड़ता है, जहाँ हमें समझ आता है कि पेनीवाइज टाइम को एकदम अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। जैसे हम इंसानों के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है, मतलब टाइम लीनियर स्टेट में फ्लो करता है, मगर पेनीवाइज पास्ट के इवेंट, प्रेजेंट को एंड फ्यूचर आउटकम्स को सब एक ही टाइम पर एक्सपीरियंस कर सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप कभी भी वीडियो में आगे पीछे जाकर कोई भी सेगमेंट देख सकते हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेनीवाइज एक कॉस्मिक बीइंग है जो एक टाइम पर कई जगह प्रेजेंट हो सकता है। या ऐसा भी कह सकते हो कि पेनीवाइज एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इसलिए पेनीवाइज खुद भी कहता है कि वो भी कंफ्यूज्ड है कि क्या वो सच में लूजर्स क्लब के हाथों मारा गया था या वो मौत ही उसका जन्म था। पेनीवाइज बहुत गुस्से में कहता है कि एक ही जगह में एक ही समय में कैद रहना मुश्किल है और कोई भी उसे कैद नहीं रख सकता है, ना तुम इंसान और ना ही वो लोग। वो लोग से उसका मतलब है वो कॉस्मिक एंटिटीज जिन्होंने पेनीवाइज को म्यूटेराइड में कैद किया था। लेकिन फिर पेनीवाइज क्रैश लैंड हुआ अर्थ पर और उसे लगा वो आजाद हो गया, लेकिन फिर इंसानों ने उसे डेयरी में कैद कर लिया। पेनीवाइज कहता है कि अगर मार्ज को मार दिया जाए तो फ्यूचर में रिची पैदा ही नहीं होगा। ये सब कहकर जैसे ही पेनीवाइज मार्ज को मारने वाला होता है, वो अचानक फ्रीज हो जाता है क्योंकि डिक हैलोरन अब पेनीवाइज के माइंड में एंटर हो चुका है और वो उसको विजन दिखाता है, उसे मैनिपुलेट करता है। ये सीन मेरा फेवरेट था क्योंकि पेनीवाइज एक तरह से इस कॉस्मिक बीइंग से अपना बदला ले लेता है, जो कि एक इंसान
के लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक इंटरडायमेंशनल एलियन को डबल चाटे मारना कोई छोटी बात नहीं। खैर अब क्योंकि हैलोरन पेनीवाइज को मैनिपुलेट करता है, तो इस वजह से मार्ज रॉनी एंड लिली को ढूंढ लेती है और फ्लोट हो रहे बच्चे एकदम से नीचे गिरते हैं और अब वो बिल्कुल ठीक है। विल भी अब डेडलाइट से फ्री हो जाता है और ये सब अब एक दूसरे के साथ है। तभी हैनलन और बाकी सब भी यहाँ पहुँच जाते हैं। वो स्कूल स्टूडेंट्स को भागने को कहते हैं। डैनियल और हैनलन वेपन लेकर डेडवुड ट्री तक जाने लगते हैं, लेकिन तभी जनरल सो मिलिट्री के साथ आ जाता है और फायरिंग करवाता है। गन फायर में डैनियल मारा जाता है। अच्छाई की राह पर अक्सर अच्छे लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है। हैनलन को भी गोली लगती है, लेकिन वो फिलहाल जख्मी है। हैनलन विल को वेपन देता है और कहता है कि फॉग में छुप कर जाना और वेपन को दफना देना। विल बहुत डरा हुआ है। वो कहता है कि वो हैनलन की तरह ब्रेव नहीं है। हैनलन कहता है कि मेरी तरह बनने की जरूरत भी नहीं है, तुम बस जैसे हो वैसे रहो। ये सीन काफी अच्छा था, जो हैनलन और विल के रिलेशन को क्लोजर देता है, फिक्स करता है। क्योंकि शो के स्टार्ट में हैनलन चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह बने, लेकिन हैनलन अब समझ चुका है कि विल उससे बेटर इंसान है। विल अब अपने दोस्तों के साथ फॉग का यूज करके डेडवुड ट्री की तरफ भागने लगता है। दूसरी तरफ हैलोरन 1908 का एक मैनिपुलेटेड विजन दिखाता है, जहां पेनीवाइज अपने आप को बॉब ग्रे के रूप में पाता है। पेनीवाइज चिल्लाता है, आई एम अ गॉड एन ईटर ऑफ वर्ल्ड्स। हैलोरन ने विजन में इस बड़े बालों वाले अंकल का रूप ले रखा है और पेनीवाइज को दो जबरदस्त चांटे मारता है और पेनीवाइज के दो दांतों की वजह से उसको पीटर रैबिट भी कहता है। लेकिन पेनीवाइज समझ जाता है कि ये एक मैनिपुलेशन है, एक ट्विस्टेड रियलिटी है और आखिरकार वो हैलोरन के विजन से आजाद होकर असल दुनिया में आ जाता है। जनरल सो पेनीवाइज के पास जाता है और उससे कहता है कि अब वो आजाद है। पेनीवाइज सो को पहचान लेता है, क्योंकि 1908 में पेनीवाइज स्केलेटन मैन बनकर सो के पीछे भागा था। फ्रांसिस की स्मेल पेनीवाइज को अब तक याद है और वो एकदम से सो को मार डालता है। खैर ये तो होना ही था। दूसरी तरफ फॉग में छुप के बच्चे डेडवुड ट्री तक पहुंचते हैं, लेकिन ये वेपन वापस वही जाना चाहता है जहाँ इसका बाकी हिस्सा पड़ा हुआ है, नीबोल्ट हाउस में। बच्चे बहुत ताकत लगाकर आगे बढ़ते हैं ताकि इसे डेडवुड ट्री के पास दफना सके। पेनीवाइज भी अपने स्टाइल में भागते हुए बच्चों की तरफ जाने लगता है। हैनलन, हैलोरन और बाकी लोग किसी तरह मिलिट्री से उनके वेपन छीन लेते हैं और हैनलन पेनीवाइज पर गन फायर करता है। पेनीवाइज का फेस फटकर फ्लोट करने लगता है, जिससे पेनीवाइज स्लो हो जाता है, मगर पेनीवाइज हैनलन को भी डेडलाइट्स दिखाकर सुला देता है। पेनीवाइज रेंगते हुए बच्चों के पास जाने लगता है एंड बच्चे बहुत जान लगाते हैं ताकि वेपन दफन हो जाए। तब यहाँ एक मिरेकल होता है। हैलोरन को नेटिव अमेरिकन वॉर चीफ सेस्की का भूत दिखता है और उसके साथ है रिची सैंटोस, मतलब रिची का भूत, उसकी स्पिरिट। और ये सीन सुकून देता है जब रिची पेनीवाइज को मिडिल फिंगर दिखाता है और अपनी दोस्तों की हेल्प करता है वेपन को दफनाने में। पेनीवाइज अपने हाथों को पंख बनाकर उड़ने लगता है ताकि बच्चों को रोक सके, मगर वेपन दफन हो जाता है। मतलब पेनीवाइज अब दोबारा से कैद हो चुका है। पेनीवाइज अपनी हार देख चीखता हुआ रूप बदलता है और आखिर में डेडलाइट्स बनकर वापस सीवर में चला जाता है, जिसका मतलब पेनीवाइज की 1962 साइकिल यही एंड हो जाती है। बच्चे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने रिच की प्रेजेंस को फील किया जब वो वेपन को दफना रहे थे। अब रिच के फ्यूनरल पर मार्ज एक इमोशनल यूलॉजी देती है। यहाँ हम रिच की स्पिरिट को भी देख पाते हैं। रिच ने अपने पेरेंट्स के कंधों पर हाथ रखा हुआ है। हैलोरन रिच के पेरेंट्स से मिलता है और कहता है कि ये जो हाथ आप लोग अपने कंधे पर फील कर रहे हो वो रिच के हैं और रिच हमेशा उनके साथ रहेगा। इसके बाद लिली भी अपने डैड की ग्रेव पर जाती है और अपने दुख का सामना करती है। ये सीन भी काफी बढ़िया था, क्योंकि लिली ने पूरे सीजन में बहुत कुछ सहा है। कुछ दिनों बाद बच्चे टावर पर हैं। मार्ज लिली से कहती है कि पेनीवाइज ने बताया था कि फ्यूचर में मार्ज का बेटा और उसके दोस्त पेनीवाइज के मौत का कारण बनेंगे। साथ ही मार्ज कहती है कि पेनीवाइज टाइम को अलग तरह से एक्सपीरियंस करता है। मार्ज को डर है कि पेनीवाइज टाइम में पीछे जाकर मार्ज के पेरेंट्स को मार सकता है, जिससे कभी मार्ज का जन्म नहीं होगा और ना आएगा रिची टोजियर एंड पेनीवाइज आखिरकार बच जाएगा। लिली कहती है कि अगर पेनीवाइज यही करना चाहता है तो अगली लड़ाई दूसरे लोगों की होगी। मतलब इन्होंने अपनी जंग लड़ ली है और अब बारी है दूसरे लोगों की। उन लोगों को भी अपना पार्ट प्ले करना होगा। मतलब यहाँ सीजन 2 की बात हो रही है, जहाँ बिल्कुल नई कास्ट होगी। हम देखते हैं कि हैनलन ऑनरेबली डिस्चार्ज हो चुका है। हैलोरन हैनलन को बताता है कि वो मिलिट्री छोड़कर लंदन जा रहा है, जहाँ उसके दोस्त का एक होटल है। वहाँ वो एज ए कुक काम करेगा। ये सीन सेटअप कर रहा है हैलोरन के आगे की स्टोरी, जहाँ लंदन के बाद वो वापस अमेरिका आएगा ओवरलुक होटल में जॉब करने के लिए और फिर दी साइनिंग फिल्म के इवेंट्स होंगे। खैर आगे पता चलता है कि रोज अपना फार्म बेचकर डेयरी से जाना चाहती है। वो हैनलन और शार्लेट को अपना फार्म लेने के लिए ऑफर देती है और कहती है कि यहीं रह जाओ। हैनलन यहाँ रहकर मिलिट्री
पर नजर रख सकता है और अगले 27 सालों तक डेयरी में सब कुछ ठीक रहेगा। ये दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि अब वो रोज का फार्म संभालेंगे और यहीं से विल के बेटे माइक हैनलन का भी ओरिजिन सेटअप हो जाता है, जो हमने 8 मूवीज में देखा था। वैसे अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं तो डेयरी में बिल्कुल नहीं रहता, वो भी इतना कुछ सहने के बाद। बट शो को मूवीज की कंटिन्यूटी में सेट करना है तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। रोनी विल को एक गुड बाय किस करती है और फिर रोनी अपने डैड के साथ डेयरी से चली जाती है। विल प्रॉमिस करता है कि वो रोनी को लेटर्स लिखता रहेगा ताकि वो उसे भूल ना जाए। एंड फाइनली ये सीजन एंड होता है। हमारे सामने एक टाइटल कार्ड आता है जिसमें लिखा है इट वेलकम टू डेयरी चैप्टर 1। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि इनग्रिड को अब जूनिपर हिल असाइलम में एडमिट कर लिया गया है और अपने पागलपन में वो कह रही है कि भेड़ियों ने उसके पापा को मार डाला है। ये बात बचपन में इनग्रिड को बताई गई थी जब रियल बॉब ग्रे गायब हो गया था। फिर 26 साल बाद 1988 में हम ओल्ड मिसेस कर्स यानी इनग्रिड को ही देखते हैं। ये 8 मूवीज वाली ही एक्ट्रेस है। इनग्रिड ड्राइंग बना रही है जिसमें उसने पेरीविंकल कॉस्ट्यूम में अपने पापा का हाथ पकड़ा हुआ है। तभी किसी के रोने की आवाज आती है और इनग्रिड जाकर देखती है कि एल्फ्रेडा मार्स ने खुद को खत्म कर लिया है। जहां हम 8 मूवीज से एल्फ्रेडा मार्स की बेटी बेवरली मार्स को भी देखते हैं जो अपने डैड को रोता हुआ देख संभाल रही है। लेकिन हमको पता है कि यह आदमी कितना बुरा है। इनग्रिड बेवरली को देखकर कहती है कि डेयरी में जो भी मरता है वो सच में नहीं मरता। मतलब बेवरली 1988 में इनग्रिड से मिल चुकी थी और शायद बाद में इनग्रिड मर गई होगी अपने बुढ़ापे के कारण। एंड देन इट चैप्टर 2 में यानी कि 2016 में जानबूझकर पेनीवाइज ने बेवरली को ओल्ड इनग्रिड दिखाई थी क्योंकि वो उससे ऑलरेडी मिल चुकी थी। एंड वहाँ भी इनग्रिड सेम डायलॉग बोलती है कि डेयरी में लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं। एंड इसी सीन के साथ ये सीजन प्रॉपरली एंड हो जाता है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी बात की, पेनीवाइज और टाइम के कनेक्शन की। आखिर पेनीवाइज टाइम को कैसे देखता है, कैसे एक्सपीरियंस करता है। देखो एपिसोड में डायलॉग के जरिए बताया गया है कि पेनीवाइज सब कुछ एक ही जगह में होते हुए देख सकता है। यहाँ पर टाइम को एक बुक की तरह समझो। हम इंसान बुक के पहले पेज के बाद दूसरा पेज पढ़ते हैं, लेकिन पेनीवाइज बुक के हर एक पेज को एक ही बारी में पढ़ सकता है। I mean, देख सकता है, समझ सकता है। इसका मतलब पेनीवाइज को पता रहता है कि पास्ट में क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या होने वाला है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम कोई देखी हुई फिल्म को दोबारा देख रहे हैं। हमें सब कुछ पहले से ही पता होता है कि आगे कब और कहां किस पॉइंट पर क्या होने वाला है। इसलिए पेनीवाइज फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उसे फ्यूचर याद है कि आगे क्या होगा। कहने को कह सकते हो कि पेनीवाइज फ्यूचर देख सकता है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि पेनीवाइज फ्यूचर जी चुका है, इसलिए उसे फ्यूचर के इवेंट्स याद रहते हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेनीवाइज यानी कि इट एंटिटी दूसरे हायर डायमेंशन से आया कॉस्मिक बीइंग है और साथ ही वो ओमनी प्रेजेंट बीइंग है। एक ही टाइम पर वो अलग अलग जगहों में अलग अलग लोगों को दिख सकता है, जैसा कि हमने इस शो में भी देखा है, और इसलिए उस पर टाइम अलग तरह से काम करता है। देखो पूरे सीजन में कुछ ही सीन्स हैं जो पेनीवाइज के टाइम कनेक्शन को दिखाते हैं। सबसे पहला जब पेनीवाइज विल हैनलन को कहता है कि तुम जलकर मरोगे, ये डायरेक्ट रेफरेंस है कि आगे चलकर विल की मौत जलकर होगी। ये बात हमें इट चैप्टर 1 में विल के बेटे माइक हैनलन द्वारा बताई गई थी। और ऐसा भी हो सकता है कि पेनीवाइज ने विल को मरते हुए देखा होगा, या फिर कह सकते हो कि उसी ने विल को मारा होगा। दूसरा सीन हुआ आज के एपिसोड में जब 1962 की टाइमलाइन में पेनीवाइज मार्स का सामना करता है। वो उसे रिची टोजियर का एक मिसिंग पोस्टर दिखाता है जो फ्यूचर में लूजर क्लब का मेंबर बनेगा 2016 वाली टाइमलाइन में। लेकिन 1962 में यानी कि इस पॉइंट पर रिची पैदा भी नहीं हुआ होता। लेकिन पेनीवाइज जानता है कि वो मार्स का फ्यूचर बेटा है और वही आगे चलकर उसकी मौत में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ ध्यान से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि पेनीवाइज एक्चुअली डरा हुआ है। उसे पता है कि 2016 में लूजर क्लब के हाथों उसकी मौत होने वाली है। 1962 में होते हुए भी वो अपनी मौत का पेन ऑलरेडी फील कर रहा होता है। इसी वजह से वो डेस्परेट होकर लूजर क्लब की ब्लड लाइन को मारने की कोशिश कर रहा है, यानी कि मार्च को मारने की कोशिश, ताकि वो अपनी मौत को फ्यूचर से डिलीट कर सके। देखो सुनने में और देखने में ये एक सुपर पावर लगती है कि पेनीवाइज सारा टाइम एक साथ देख सकता है, लेकिन शो में इस चीज को एक कैद की तरह दिखाया गया है। पेनीवाइज खुद कहता है यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो सब एक जैसे हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक फिक्स टाइम लूप में फंसा हुआ है जहाँ टाइम आगे बढ़ता ही नहीं है। एक पॉइंट के बाद सब कुछ रिपीट होता रहता है। खासकर उसके लिए अपनी कॉस्मिक ओरिजिन की वजह से पेनीवाइज फिजिकली डेयरी से बंधा हुआ है, उन 13 टुकड़ों की वजह से। ये टुकड़े उसे सिर्फ एक जगह पर ही नहीं बांधते, बल्कि ऐसा लगता है कि उसको एक 27 सालों की फिक्स साइकिल में फंसा कर रखे हुए हैं। और ऐसा फिक्स टाइम लूप हमने डार्क शो में भी देखा हुआ है, वहाँ 33 सालों का गैप था। पेनीवाइज मार्च को मारकर फ्यूचर बदलने की कोशिश करता है, लेकिन शो ये हिंट भी देता है कि फ्यूचर बदलने की ये सारी
कोशिश भी ऑलरेडी उसी हिस्ट्री का हिस्सा है जो वो पहले से ही देख चुका है। मेरा मानना है कि पेनीवाइज वक्त का गुलाम हो चुका है और इसलिए वो इस सीन में इतना इरिटेट लग रहा था, क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज है कि करूँ तो क्या करूँ, आखिर किस पॉइंट से इवेंट्स चेंज करने की कोशिश करूँ। देखो, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ कोई टाइम ट्रेवल नहीं हो रहा है। पेनीवाइज के कुछ एक्शन ऐसे हैं जो टाइम ट्रेवल जैसे लगते हैं, जैसे रिची टोजियर और मार्ज वाला रिवील। मगर यहाँ पेनीवाइज रिची टोजियर के बारे में ऐसे बात करता है जैसे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो और ऑलरेडी उसके लिए एक खतरा हो। रीजन ये है कि पेनीवाइज 1962 में होते हुए भी लूजर क्लब और अपनी 2016 वाली हार के बारे में अवेयर है। उसे नॉलेज है कि वो 2016 में मर गया था। ये टाइम ट्रेवल इसलिए नहीं है क्योंकि टाइम ट्रेवल में एक ट्रेवलर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है, लेकिन पेनीवाइज ऐसा नहीं करता। वो पॉइंट ए में रहते हुए भी पॉइंट बी या अदर पॉइंट की नॉलेज रखता है। वो हर जगह प्रेजेंट है, वो ओमनी प्रेजेंट बीइंग है, इसलिए वो एक टाइम पर अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को दिख सकता है। ये बात मैंने पिछली वीडियोस में भी बताई थी। शो का टाइम में बैकवर्ड जाना इसी आइडिया से लिंक है। सीजन 1 उस टाइम से स्टार्ट होता है जहाँ से पेनीवाइज की डेथ क्लोज है और फिर नेक्स्ट सीजन में धीरे धीरे पास्ट में जाएंगे। एक इम्पोर्टेंट डिटेल ये भी है कि पेनीवाइज के पास 2016 तक का ही टाइम फ्रेम है, क्योंकि वो 2016 में मर गया था और उस पॉइंट के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि वो उससे पहले के सारे सालों में प्रेजेंट हो सकता है। मतलब एक एंड पर अर्थ पर आना है और दूसरे एंड पर 2016 की डेथ है। इसी टाइम फ्रेम के सारे मूवमेंट्स वो मेंटली एक्सेस कर सकता है, लेकिन इस टाइम फ्रेम के बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी वजह से सीजन 1 में उसका प्लान ये होता है कि वो टाइम फ्रेम के अंदर ही और पीछे जाए पुरानी जनरेशंस में और उन लोगों को हटा दे जो आगे चल के उसके किलर्स बनेंगे। वो टाइम फ्रेम को रीसेप करना चाहता है, लेकिन 2016 के एंड को एक्सटेंड नहीं कर सकता, या क्या पता कर भी दे, क्योंकि ये लोग अब एक फिल्म भी प्लान कर रहे हैं। देखो, इस टाइम लूप की वजह से एक पैराडॉक्स भी बनेगा। पेनीवाइज एक टाइम लूप में फंसा हुआ लगता है। उसकी हर कोशिश अपने फ्यूचर बदलने की ऑलरेडी उसी क्लोज सर्कल का पार्ट है जो उसकी हार पर एंड होती है। इसलिए वो यहाँ गुस्से में दिखता है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजी बनाता है लेकिन कभी भी एंडिंग चेंज नहीं कर पाता। मतलब वो जो भी करेगा घूम फिर के एंडिंग में वही होगा, मतलब उसकी मौत। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये भी आई है कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब न्यूज से पता चला कि स्ट्रेंजर थिंग के फिन वुल्फार्ड, जिसने रिची टोजियर का रोल प्ले किया था इट मूवीज में, उसका कहना है कि वो पेनीवाइज रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है पता नहीं, मे बी ये मूवी हो, शायद इट चैप्टर 3 हो सकती है। फिलहाल कुछ कह नहीं सकते हैं। खैर, अगर मैं अब अपना छोटा सा रिव्यू शेयर करूं तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे। मैंने एक प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जहां मैं बताता कि शो को बैकवर्ड टाइमलाइन में एक्सप्लोर करना कितना बैकफायर कर सकता है। जैसा कि पहला रीजन यही है कि हमें ऑलरेडी पता है कि पेनीवाइज 2016 में लूजर क्लब के हाथों मारा जाएगा, और ये बात आप भी मानोगे कि जब शो हमने देखना शुरू किया था हम भी यही सोच रहे थे कि देखकर क्या ही मिलेगा जब एंड ऑलरेडी पता है। लेकिन यहाँ इन्होंने एक बढ़िया चीज इंट्रोड्यूस कर दी जिससे बहुत सी पॉसिबिलिटीज ओपन होती है। हमें दिखाया गया कि पेनीवाइज टाइम को डिफरेंटली परसीव करता है और इससे अब सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब ये शो एक प्रीक्वल के साथ एक सीक्वल का भी काम कर रहा है। पेनीवाइज को पता है कि उसकी मौत 2016 में हुई है, तो अब 1962 यानी कि सीजन 1 की टाइमलाइन उसके लिए प्रेजेंट टाइमलाइन है, जहाँ फिर से उसके पास मौका था सब कुछ बदलने का। और ठीक ऐसे ही मौके उसके पास अगले 2 सीजन में भी होंगे। मतलब इट मूवीज के बाद ये शो टाइम में जरूर पीछे सेट है, लेकिन पेनीवाइज के लिए ये आगे की कहानी की तरह काम करता है, जो मेरे हिसाब से एक बढ़िया स्टोरी टेलिंग प्लॉट पॉइंट है। एंड यही चीज तो अब आने वाले सीजन्स की खूबसूरती बनेगी कि कैसे पेनीवाइज को सब कुछ पता है और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे अगर टाइम को एक साथ एक्सपीरियंस करने वाले पावर्स को आप लोग अभी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो सीधा देखना शुरू कर दो वॉचमैन। HBO का ही शो है और सिर्फ एक ही सीजन है, मजा आएगा। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जाकर देखो, एंजॉय करो। रही बात पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को एक साथ एक्सपीरियंस करने की, तो ऐसा कुछ अटैक ऑन टाइटन में भी दिखाया गया था एरन येगर के साथ। वहाँ भी आई थिंक टाइम ट्रेवल नहीं हुआ था, बस एरन येगर टाइम को डिफरेंटली एक्सपीरियंस कर रहा था। खैर, इस बारे में जितनी बात कर लो उतना ही कम है, क्योंकि टाइम लूप जब भी स्टोरी टेलिंग में आता है कंफ्यूजन आती है, मगर मजा भी उतना ही आएगा। एक बात और बोलूंगा कि एंडी मुशेटी ने ये सीजन सुपरबली एंड किया है और स्टार्ट टू एंड ये सीजन बहुत अच्छा था। एंड इसलिए अब मुझे उम्मीदें हैं कि उनकी नेक्स्ट फिल्म यानी DCU की बैटमैन फिल्म द ब्रेव एंड द बोल्ड कुछ बढ़िया डिलीवर कर सकती है। उन्होंने पुराने DC यूनिवर्स में द फ्लैश बनाई थी जिसमें स्टूडियोज ने बहुत चेंजेस करवाए थे, लेकिन पूरी फिल्म में दोनों बैटमैन के सीन
सीन मुझे पर्सनली काफी पसंद आए थे। तो देखते हैं कि अब उनकी नेक्स्ट बैटमैन फिल्म कहाँ स्टैंड करेगी। अब अगर बात करें सीजन 2 कब तक आ सकता है, तो देखो 2-3 साल तो आजकल लगते ही हैं किसी भी शो के नेक्स्ट सीजन को आने में। लेकिन अब नेटफ्लिक्स ने लगभग वार्नर ब्रोस को खरीद लिया है, तो शायद टाइम और भी लग सकता है। मुझे डर है कि अब नेटफ्लिक्स के पास फुल कंट्रोल होगा, तो पता नहीं आगे चल के शो में क्या ही होगा। इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब देखेंगे जब सीजन 2 आएगा। फिलहाल ये था मेरा वीडियो सीजन फिनाले पर। आई नो मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ, लेकिन लाइफ में कभी कभी बहुत ही अजीब मोड़ आते हैं, इसी वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना पाया। फिर अब मुझे लगा कि बना ही लेता हूँ। अगर कोई भी चैनल पर वीडियो देखेगा तो उसे एंडिंग वीडियो मिलना ही चाहिए, तो इसलिए बना दी। खैर अब मैं सुनाई दूंगा किसी और वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। हैप्पी वॉचिंग।